नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात होगी कि नेताजी के जन्मदिन पर जो पराक्रम दिवस है, उस पर कृतज्ञ राष्ट्र उनको याद कर रहा है। प्रधानमंत्री लाल किले के समारोह में, पराक्रम दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद बात होगी कि कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आज से सुबह से ही, या यूं कहें कि आधी रात से पहले से ही, रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। देश विदेश से सब लोग अयोध्या का रुख किए हुए हैं। इस पर करेंगे बात। और फिर ये भी आज की खास चर्चा कि श्रद्धालु तो देश विदेश में भाव विभोर हो गए, लेकिन विपक्ष के कई नेता, कई दल क्या अलग थलग पड़ गए इस मुद्दे पर। तमाम कोशिशें की, लेकिन लगता है कि अलग थलग पड़ गए। कई जगह पर तो पश्चिम बंगाल वगैरह में धमकियां दी, लेकिन असर हुआ नहीं। करेंगे इस पर खास चर्चा। और इसके बाद बात होगी कि कांग्रेस एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा क्यों उठा रही है। क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें लोगों की बेरुखी से ध्यान बटाने की कोशिश है क्या। करेंगे इस पर भी बात। और ये भी कि अयोध्या से जब प्रधानमंत्री लौटे तो सबसे पहला जो निर्णय लिया वो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। विरासत भी और विकास भी का ये अपने आप में एक बेजोड़ नमूना है। इन सब मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पराक्रम दिवस पर देश कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष समेत बाकी नेताओं ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल किला परिसर में 31 जनवरी तक देश की समृद्ध विरासत के होंगे दर्शन। आम श्रद्धालुओं के लिए खुला राम मंदिर। दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। 4000 संतों का समूह भी पहुंचा अयोध्या धाम। भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात। कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद देश विदेश में आम से लेकर खास लोगों के बीच जय श्री राम की जबरदस्त गूंज। पूरे पश्चिम बंगाल में भी श्रद्धालु हुए भाव विभोर। शोभा यात्रा, सामुदायिक मंत्रोच्चार, पूजा के साथ राज्य भर के लोगों ने मनाई खुशी। धमकियों को किया दरकिनार। कांग्रेस की एक बार फिर से ईवीएम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ईवीएम मुद्दे पर वर्चुअल बातचीत के लिए किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करने वाले हैं मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 वीर बच्चों को किया था सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यवहारिक फोरेंसिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का एक और समन। जमीन घोटाला मामले में 27 से 31 जनवरी तक पेश होने के लिए कहा। और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम। मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी कड़ाके की ठंड से राहत। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनों का देरी से संचालन। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज करेंगे पराक्रम दिवस की। आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर नमन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि वाला पोस्ट राष्ट्रपति ने लिखा।
और संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कई नेताओं ने नेताजी को 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक्स पोस्ट के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पीएम मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति नेताजी का अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है, पीएम ने कहा। और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया है। ये वीडियो हम कुछ देर में आपको दिखाने वाले हैं। पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2021 से नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल किला परिसर में पराक्रम दिवस समारोह आज से 9 दिनों तक यानी कि 31 जनवरी तक चलेगा और पीएम मोदी आज कार्यक्रम के दौरान भारत पर्व का भी शुभारंभ करने वाले हैं। देश की समृद्ध विविधता का इसमें प्रदर्शन होगा। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में पराक्रम दिवस का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके तहत 9 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहर को परिलक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व की डिजिटली शुरुआत करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत अनेक सांसदों और पूर्व सांसदों ने भी ये पुष्पांजलि अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पर एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो को पहले देखते हैं। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा हो। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री का ये खास वीडियो संदेश। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरीश निशाना से जानकारी लेते हैं। गिरीश, क्या कुछ खास आज पराक्रम दिवस पर किया जा रहा है पूरे देश भर में और खास तौर पर दिल्ली में और लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह के लिए? देखिए लालचंद, पराक्रम दिवस को लेकर देश भर में बहुत उत्साह का माहौल है और अगर हम दिल्ली करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहाँ आज शाम प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी लाल किले में पहुंचेंगे और जो पराक्रम दिवस 2024 उसका उद्घाटन करेंगे। तो अपने आप में एक अलग माहौल लाल किले के अंदर देखा जा सकता है। यहाँ सांस्कृतिक विरासत देखी जा सकती है, यहाँ ऐतिहासिक झलकियां देखी जा सकती हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है लालचंद के यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय ने ये आयोजन किया है और जो तमाम उनकी सहयोगी संस्थाएं, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे राष्ट्रीय अभिलेखागार हो, वो तमाम इसमें सहयोगी बने और यहाँ एक अलग माहौल जो है लाल किले के अंदर देखा जा सकता है। क्योंकि आज जो है ये करीब 9 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। यहाँ पर लोगों को निःशुल्क एंट्री रखी गई है ताकि लोग नेताजी के बारे में जान सकें, नेताजी को समझ सकें, नजदीक से समझ सकें। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने को याद होगा 2022 में जब यहाँ पर खास तौर पर लाल किले के अंदर एक स्पेशल जो है हॉल बनाया था जिसमें नेताजी की जो तमाम यादें हैं, उनके बचपन से लेकर उनके स्वतंत्रता संग्राम तक के जो भी उनके आंदोलन है, किस तरह से उन्होंने आजाद हिंद फौज को गठन किया था, तो उस तमाम जिक्र यहाँ पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया था और लाल किले की प्राचीर नेताजी को याद किया था। तो अपने आप में आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, स्मरणीय है और आज और ज्यादा होने वाला है क्योंकि आज लाल किले का जो रूप है लालचंद, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खास तौर पर लाइटिंग साउंड किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे और कहीं ना कहीं जो नेताजी किया जाएगा। बिल्कुल अलग माहौल यहाँ पर देखने को इस समय मिल रहा है। तमाम जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। लालचंद, मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपको याद होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना मानते हैं नेताजी को, उसकी तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नेताजी को याद किया था और खासतौर पर यहाँ पर म्यूजियम उनके लिए बनवाया। इतना ही नहीं, पिछले साल मेरे को सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम का अवसर मिला उसमें शामिल होने का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आपको याद होगा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम बॉस आइलैंड रखा था, बॉस द्वीप रखा था। और इसके अलावा पिछले साल 21 जो जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। हम आपसे जरूर आगे चल करके जानकारी लेंगे क्योंकि आपने जैसा बताया कि शाम में ये समारोह होना है, जो पराक्रम दिवस समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, तो जरूर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर अयोध्या से, जहां देश विदेश से लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश विदेश में जबरदस्त उत्साह है और आज से अयोध्या में आम श्रद्धालुओं का जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। हर आदमी उधर अयोध्या का रुख कर रहे हैं देश विदेश से। कल पीएम मोदी ने की थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आज से खुल गए सभी लोगों के लिए मंदिर के द्वार। तो जब मंदिर के द्वार खुल गए तो लोग भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कल रात से ही कतार लगा दिया था। कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना ही अपनी बारी का इंतजार श्रद्धालु कर रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में मौजूद श्रद्धालुओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। देश विदेश के मंदिरों में पूजा पाठ के साथ श्रद्धालुओं ने किया अपने रामलला का भावपूर्ण स्वागत। तो अयोध्या, जहां पर यह नव्य भव्य दिव्य मंदिर है, वहां तो जबरदस्त रौनक है। देश विदेश के श्रद्धालुओं ने अयोध्या का रुख कर लिया है और जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाहते हैं रामलला की। तो क्या कुछ कहना है सत्येंद्र दास जी का, उनको पहले सुन लेते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या, इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है
और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो महंत सत्येंद्र दास को आप सुन रहे थे कि क्या कुछ अयोध्या में आम लोगों के मन में कैसा गजब का उत्साह, और ये दिखाने के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ, जो अयोध्या से हमारे साथ सीधे अयोध्या धाम से जुड़ रहे हैं और हमें दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ पर ज़बरदस्त उत्साह। शैलेंद्र, खबर तो ये आ रही है कि आधी रात से ही लोग बिल्कुल बिना ठंड की परवाह किए बिना ही लोगों ने बिल्कुल तांता लगा दिया। आपके साथ भी कई सारे श्रद्धालु हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे ही कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हुआ, तभी से भक्तजन इंतजार करने लगे कि कब दर्शन खुलेंगे, और हमने शाम को ही देखा था कि काफी संख्या में लोगों को दर्शन का मौका मिला था। और सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू हुआ, उससे ठीक 3-4 घंटे पहले से ही हमने देखा कि मुख्य द्वार पर एक भारी भीड़ दिखाई दी। अपील की जा रही थी कि सभी को मौका मिलेगा, सभी अपनी बारी का इंतजार करें। और 2:30 बजे अब जब दर्शन दोबारा शुरू हुआ है, तब भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो लता चौक पर थे वो जा रहे हैं दर्शन के लिए मुख्य द्वार की तरफ राम मंदिर के। इस वक्त मुंबई से आया हुआ एक परिवार हमारे साथ है जो आज ही पहुंचा है रामलला के दर्शन के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। हाँ। चेहरे पे देखो खुशी आपको दिखाई दे रही है। तो आप बताइए, सबसे पहले आप छोटी हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मंदिर की बहुत सारी बार आए, और जय श्री राम। ये देखिए, हमारे साथ नगर निगम के इनके परिवार से जुड़े भी लोग हैं। ये यहीं पर साफ सफाई की जो व्यवस्था है इनके निर्देशन में होती है। हमने देखा है सफाई कर्मियों की, स्वच्छाग्रहियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कल रात को 2 बजे वो शहर को साफ कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो ये लोग बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा नगर निगम का एक बड़ा अधिकारी और एक छोटे से छोटा कर्मचारी पिछले 2-3 महीनों से तो कंटिन्यूसली दिन और रात यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा है। एक घाट, एक दीवार, एक टाइल्स को चमकाने में जुटा हुआ है। एक पेड़ की धूल पर जो है जेट से पानी से छिड़काव करके उनको साफ किया जा रहा है। और सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक हमारे सारे कर्मचारी बिना थके हुए लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। जो आपके परिवार के लोग आए हैं मुंबई से, संबंधी है आपके, उनके चेहरे पे खुशी दिखती है। क्या कहना है आपको जब आप रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं? आप आज ही मुंबई से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि आज पहली बार आए हैं और बार बार आए, और श्री राम की जन्मभूमि में आकर लगता है जीवन सफल हो गया। जय श्री राम। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी काफी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि बहुत सालों से हम इंतजार कर रहे थे राम मंदिर के लिए, और फाइनली कल वो पल जो था वो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। प्रशासन ने और प्रशासन की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, और कहीं पे कोई दिक्कत हमें अभी हुई नहीं है। इस तरह का कह रहे हैं कि आप काफी सुविधाएं भी हैं, दिक्कत नहीं हो रही। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई बात करना चाहेगा? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सब लोग का बहुत इंतजार था यहाँ अयोध्या आने का और दर्शन करने का, तो आज तो हम लोग सब बहुत ही खुश हैं। और जय श्री राम सबको। शैलेंद्र, तो आप दादाजी से बात करें। एक बार बात करवाइए। लालचंद जी 1 मिनट दीजिएगा। दादाजी, आपने पहले भी अयोध्या आए होंगे? अयोध्या भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन अब जो आए तो अयोध्या को पहचान ही नहीं पा रहे। क्या बात? इतना ज्यादा सुंदर जो है यहाँ का इंतजाम है और सफाई है। लालचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी, व्यवस्था देखी। क्या आप देश विदेश से जो अभी श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं उनको कुछ वहाँ से सलाह देना चाहेंगे कि कुछ वो थोड़ा सा इंतजार करके कुछ दिनों बाद आएं, या ऐसी कोई सलाह वहाँ की व्यवस्था के बारे में? जी देखिए, हम जानते हैं कि बार बार अपील की जा रही है, और कल ही जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब सभी को मौका मिलेगा। जो श्रद्धालु आ चुके हैं अयोध्या वो धैर्य रखें, उनकी बारी आएगी। हम जानते हैं कि दर्शन 2:30 बजे से शुरू हो चुका है, 7 बजे तक उसका समय है। सुबह 7 बजे से शुरू होता है, 11 बजे तक उसका समय है। तो ऐसे में सभी को मौका मिलेगा, और अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आप कुछ दिन बाद भी आए, क्योंकि अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भव्य राम मंदिर सब देख रहे हैं। तो ऐसे में
एक तरह से कोई बहुत जल्दबाजी ना करे। अगर कोई जरूरी और काम है तो वो भी आप पहले निपटा कर आ सकते हैं अयोध्या। आपकी ये सलाह जो है निश्चित तौर पर दी जा सकती है। आपकी ये सलाह हम पहुंचाना चाहते थे देश विदेश के श्रद्धालुओं तक, ताकि उनको और ज़्यादा सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए शैलेंद्र, आपका, और वहाँ से जानकारी देने के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की। लोगों में तो, श्रद्धालुओं में तो गजब का उत्साह है, लेकिन क्या बहिष्कार करने वाले अलग थलग पड़ गए, नकार दिए गए क्या? इसी पर करेंगे चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। खास चर्चा यही कि देश विदेश में तो ज़बरदस्त उत्सव है, लेकिन क्या कुछ लोग बहिष्कार करके अलग थलग पड़े हैं क्या? तो अयोध्या में कल नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आम से लेकर खास लोग हुए भाव विभोर। महानायक अमिताभ बच्चन भी भाव विभोर हो गए थे, उनकी भी तस्वीरें आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और आज से सभी लोगों के लिए खुल गया नया मंदिर, और लोग भारी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। हमने अभी कुछ ही देर पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाई। पीएम के आह्वान के बाद देश विदेश में लोगों ने मनाई दीपावली। पीएम ने स्वयं भी प्रज्वलित की राम ज्योति, और लोगों ने दिए जलाए, पटाखे चलाए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी क्षेत्रों से जुड़ी मशहूर हस्तियों ने की शिरकत, और सभी भाव विभोर नजर आए। लेकिन विपक्ष के आमंत्रित नेता नहीं पहुंचे अयोध्या। लगभग सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या आम लोगों और श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाए ये बड़े नेता क्या? लेकिन नेताओं का विरोध अपनी जगह। कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद देश विदेश में आम से लेकर खास लोगों के बीच जय श्री राम की जबरदस्त गूंज देखी गई। और इसी क्रम में पूरे पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल का खासतौर पर इसलिए जिक्र क्योंकि वहां ममता बनर्जी ने अलग रुख लिया था। श्रद्धालु भाव विभोर हुए, शोभा यात्रा, सामुदायिक मंत्रोच्चार, पूजा के साथ राज्य भर में खुशियां मनाई। पश्चिम बंगाल के लोगों की खुशी से बौखलाए तत्वों ने हालांकि एक विद्वान की पिटाई कर दी। जादवपुर विश्वविद्यालय, आप जानते हैं चर्चा में रहता है ये विश्वविद्यालय, वहां परिसर और छात्रावास में दिए जलाने वाले को धमकी दी गई। तो कम्युनिस्ट और टीएमसी के असामाजिक तत्वों की आम हिंदुओं को धमकी मिली, और हिंसा का भय दिखाने की भी कोशिश हुई, लेकिन नाकाम रही कोशिश। पूरे पश्चिम बंगाल के आम लोगों और श्रद्धालुओं ने यह साबित कर दिया कि वो गुंडों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ सवाल तो रह रहे हैं। अयोध्या जाने के बजाय विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग तरह से गोल पोस्ट बदलने की कोशिश की थी। अलग अलग जगह ध्यान भटका रहे थे, अलग अलग मंदिर जा रहे थे। विपक्ष के कई बड़े नेता ने आम लोगों और श्रद्धालुओं के भ्रम में डालने का और भटकाने का प्रयास किया क्या, और क्या यह प्रयास सफल हो पाया? लेकिन सवाल यह कि क्या प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने वाले राजनीतिक दल और नेता अलग थलग पड़ गए, और क्या विपक्ष के कई बड़े नेताओं के मंसूबे पर लोगों और श्रद्धालुओं ने पानी फेर दिया क्या? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे भी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कल जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया तो क्या कुछ भाव विभोर करने वाली बातें कहीं। उन्होंने कहा कि टेंट में रहे थे हमारे आराध्य श्री राम,
और आज भव्य मंदिर में विराजमान है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। भाव विभोर करने वाला प्रधानमंत्री का यह संबोधन। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग राम के बारे में कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग फैल जाएगी, लेकिन भगवान राम आग के नहीं, ऊर्जा के प्रतीक हैं। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। तो प्रधानमंत्री ने भाव विभोर करने वाले शब्द कहे और उसमें संदेश भी है। लेकिन क्या ये संदेश आम लोगों और श्रद्धालुओं के साथ साथ उन लोगों ने भी लिया क्या जिन्होंने बहिष्कार किया था? इसी पर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। साथ में लोकेश जिंदल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी। और राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर। मैं चर्चा के आज शुरुआत राम कृपाल सर से ही करता हूं। राम कृपाल सर, बात यही है कि देश विदेश में आम लोगों से लेकर के खास श्रद्धालु सब भाव विभोर हैं, सभी ने वो संदेश ग्रहण किया। लेकिन बात यहीं आकर के आती है कि क्या बहिष्कार करने वाले लोगों को भी इसमें कुछ संदेश मिला क्या? और दूसरी बात ये कि जिस मंसूबे के साथ बहिष्कार किया गया था, क्या उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है क्या? अर्जुन जी, कौन क्या करता है लोकतंत्र में सबका अधिकार है जी, लेकिन वो मानस की एक चौपाई है ना कि जिसकी रही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी जी। माहौल को देख करके मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो वक्त बताएगा हाँ, कि उनका मंसूबा क्या था, हाँ, उनको आज हासिल क्या हुआ है और भविष्य में क्या हासिल होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं से माहौल देख करके लग रहा है
कि कहीं मन में एक पछतावा होगा कि हाँ, हमने जो रणनीति बनाई थी, या क्योंकि ये देखिए, राम से दूर होना तो मतलब कोई और चीज नहीं हो सकती, किसी रणनीति के तहत ही 22 तारीख को जिस तरह से जो निर्णय उनका रहा कि नहीं जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि हासिल सिवाय हसरते हासिल नहीं हुआ। ये मेरा अपना आकलन है। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं से जैसे वही है कि पछता रहे होंगे, निश्चित रूप से उसको स्वीकार करें या न करें, क्योंकि जो भी गणित लगाया गया होगा पक्ष विपक्ष का या तात्कालिक इलेक्शन का, जी, मुझे लगता है कि इस तरह की जो देखिए बहुत सारी चीजें होंगी, घटनाएं हमेशा होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सहस्राब्दियों के बाद होती हैं। कल की तारीख, कल जो कुछ हुआ, वो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियों को, हम लोग बहुत लकी हैं जब हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये एहसास होगा कि हमारे पिता दादाजी इस दिन के साक्षी थे, तो वाकई उनको रस होगा। और ऐसे मौके को बहुत तात्कालिक स्वार्थ के चलते या बदले की भावना से, जिन भी कारणों से जो भी रहा हो, ठीक है, मुझे लगता है कि कल के इस समारोह का बहिष्कार नहीं होना चाहिए था, जबकि किया गया। ठीक है, मैं धनंजय जी के पास आऊं, उससे पहले लोकेश जी आपके पास आता हूं। लोकेश जी, गोल पोस्ट बदलने की कोशिश तो काफ़ी हुई। किसी ने कहा कि भाई हम सर्वधर्म समभाव सम्मेलन करेंगे, किसी ने कहा कालाराम मंदिर जाएंगे, किसी ने कहा कुछ और, हम कोई और मंदिर जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो पाया क्या लोकेश जी? देखिए, मंसूबा तो केवल एक था कि भगवान राम के नाम पर राजनीति ना हो, किंतु भगवान राम का जो चरित्र है, जो आचरण है, जो प्रेरणा है, उस पर ध्यान केंद्रित हो। सही मायने में जो राम भक्त है उनके लिए भगवान राम का मंदिर एक मोक्ष का द्वार हो, ना कि राजनीतिक नेताओं के लिए राजनीतिक पद का द्वार। ये कितना सुंदर भजन है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। अच्छा लग रहा है। भगवान राम सबके दुख हरते हैं, भय का नाश करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान राम की राजनीति करते हैं, वे भय दिखाते हैं, समाज के अंदर लोगों को आपस में बांटते हैं। भय तो पश्चिम बंगाल में किसी और ने दिखाया है लोकेश जी, अभी मैं उस मुद्दे को लाने वाला हूँ, है ना। कल जब राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका गया, उस समय सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर बैठकर भजन गा रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लो तेरो। राहुल जी को और बढ़िया से दर्शन कराना चाहते थे मंदिर प्रशासन। वो कह रहे थे कि आप थोड़ी सी देरी से आएं, जब आम श्रद्धालु हट जाएं तो आपको खूब बढ़िया से वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। आया मंदिर प्रशासन का बयान है ये। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान राम का नाम लेके असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मारना, उनका नाक तोड़ दिया गया, उनके ऊपर हिंसा हुई, क्या ये सही था? क्या भगवान राम के ऊपर हिंसा करना सही है? बिल्कुल नहीं। इस तरह के भगवान राम का नाम लेकर आप समाज में असामाजिक तत्वों को छूट देना चाहते हैं, क्या ये सही है? ठीक है, किसका विरोध करते हैं? लोकेश जी, आपके इस सवाल को सीधे मैं धनंजय जी से पूछता हूं। धनंजय जी, एक तो ये असम में हिंसा का जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा, और दूसरी बात ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में उधर धमकी अलग मिली, लेकिन लोगों ने धमकियों को नकार दिया। वहां पर कम्युनिस्टों और टीएमसी के से जुड़े लोगों, असामाजिक तत्वों की धमकी को। धनंजय जी, देखिए लालचंद जी, कैकेयी जी ने 14 वर्ष का भगवान को वनवास दिया, तो कैकेयी को इसका बहुत अफसोस रहा। कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक भगवान राम को वनवास रखा, लेकिन इसका कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं है। 4 पीढ़ियों तक, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल बाबा, 4 पीढ़ियों तक कांग्रेस लगातार इस कृत्य करती रही। राम को काल्पनिक तक बताया गया, और वो आज वो रघुपति राघव राजा राम, बापू ने जो शब्द दिया था,
जो बापू की समाधि पर लिखा हुआ शब्द है हे राम, और जो उनकी साखों का सपना था राम राज्य, जो नरसिंह मेहता ने जो भजन लिखा उसको वैष्णव जन तो तेने कहे, बापू ने कंठाहार बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने उसको जीवन का सार बनाया। आज जिस ढंग से जिस राममय हुआ समाज है, वो रामलला टेंट में रह रहे थे। रामलला का टेंट में रहना और साल में एक बार 7 कपड़े बनना, ये हिंदू समाज के ऊपर इतना बड़ा डेंट, कांग्रेस इसको लगातार अपने कुकृत्यों को कैसे छुपाएगी? ठीक है, अब आसाम हिंसा पे दे दीजिए जवाब। अब आसाम हिंसा पे को लेकर राम मंदिर जाएगी। ये जो आसाम में आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए। अब आपने खुद बता दिया कि मंदिर प्रशासन कह रहा था कि थोड़े देर और रुकिए। वो उनका बयान आया था, लेकिन वितंडावाद करना था, ढेले भर का योगदान नहीं और ढेरों सारे व्यवधान खड़े करने हैं। जब उनको व्यवधान खड़े, जब आपको राम मंदिर का न्योता आया, आपने न्योता ठुकरा दिया। तो आपने कहा था कि लोग मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं, और आप गए थे वहां पर गुजरात के मंदिर में, सोमनाथ में, तो आपने खुद गैर हिंदू रजिस्टर साइन किया। भाई मंदिरों की तो कुछ परंपराएं हैं, अगर आप चाहें कि आप जाके वहां पर उड़ीसा के मंदिर में दर्शन करें तो नहीं कर सकते हैं। वहां पर कुछ मान्यताएं हैं, जो हिंदू है, गैर हिंदू है, क्या है, नहीं है। लेकिन जो मंदिर, जो प्रशासन आपसे कह रहा था कि थोड़े देर रुके, हम आपको दिव्य दर्शन कराते हैं, भव्य दर्शन कराते हैं, आ ही गए हैं तो आ जाइए। कब भगवान राम का नाम कहते हैं ना कि वाल्मीकि के तब से निकला, यही वरदान भावना होनी चाहिए, मरा कहो या राम। जब इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने वालों को जब लगा कि भाई जब हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा और इस देश में रहना है तो राम राम कहना होगा, राम के स्वरूप को समझने किसी तरह से आइए। लेकिन जब वितंडावाद ही खड़ा करना है, जब आपको परेशान ही करना है, जब आपको न्यूज ही बनाना है, जब आपको ढेरों व्यवधान ही खड़े कर रहे हैं, तो ये आपके मनसा है। ठीक है, लौटता हूं धनंजय जी, आपके पास लौटता हूं। रामकृपाल सर, एक जो शिकायत है, कल हमने देखा सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे कि भाई दूसरी खबरें ये नहीं दिखाई जा रही तो वो नहीं दिखाई जा रही। ऐसा लगता है जैसे कि एक प्लानिंग हुई कि भाई दूसरे इवेंट्स का आयोजन करो और ध्यान बटाओ, लेकिन जब लोगों का ध्यान नहीं बटा तो ये शिकायत मीडिया से भी की जा रही है कि मीडिया ने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। ये शिकायत हो रही है लोगों की। और दूसरी बात ये कि देखिए, पश्चिम बंगाल में इस तरह की इस कदर धमकी दी गई लोगों को, फिर भी लोगों ने एक ना सुनी। और वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने भजन पूजन पूरे राज्य में किया, इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि इससे संदेश सबके लिए है कि कम से कम ऐसे मौक़ों पर आम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। बच्चन जी, एक कई बार जी, जब आप तात्कालिक मुद्दों को और तात्कालिक लाभ के लिए, भारतीय राजनीति में ये एक थोड़ा सा एक कमी मैं हमेशा इस बात को देखता हूं जी कि बिल्कुल कि किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर बस आने वाला ये जो है, इसमें हमको सफलता मिल जाए, आगे देखा जाएगा। इसी चक्कर में क्या हुआ है कि बहुत अल्पकालिक राजनीति करने वाले लोग बड़ी बड़ी जो जिसको मैं कहता हूं कि एक, जैसे इसको मैं मानता हूं कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जी, अयोध्या आने वाले समय के लिए सांस्कृतिक अस्मिता का एक विमर्श बिंदु बनने जा रही है। अयोध्या बन चुकी है जी। समझना चाहिए था कि ये इसमें आप हवाओं का रुख, हवाओं का रुख नहीं पकड़ पाए। सही बात, ये मौसमी हवाएं नहीं थी। ये बहुत सदियों का चला वो तूफान था जी। उसको लोग मौसमी हवा समझ करके ये जो कुछ रोकना चाहते थे, जब नहीं रुका तब उनको समझ में आ रहा है कि हमने जबरदस्ती किया कि ये चादर लेकर के हवा को रोकने चले थे। लेकिन फिर रुक जाए, इससे इसको मत देखो। अब अलग तरह की शिकायतें हैं। सही बात। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब अखबार पर वो अकेली ही खबर होती है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैंने देखा है श्रीमती गांधी की को जब गोली मारी गई थी तब भी था। राजीव गांधी जब 400 सीटें लेके आए तब भी था। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पर बाकी खबरें नहीं चल पाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। इसको किसी एक घटना से जोड़ना सही नहीं है। और कल की घटना जो थी ये कई 100 सालों में किसी ने नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल। लौटता हूं सर, लौटता हूं। लोकेश जी,
बात वही फिर आ रही है कि देखिए भाई, एक तो पहले लोगों के नब्ज को नकारा, आपने किया बहिष्कार, लोगों ने कर दिया दरकिनार। देखिए, बहिष्कार हमने किया है राजनीतिकरण का, बहिष्कार हमने किया है झूठ का। ये जो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि हम हिंदू विरोधी थे, हमने हिंदू धर्म का विरोध किया है, ये सरासर मिथ्या है। मेरे साथ जो बैठे मेरे मान्यवर को पैनलिस्ट है, ये एग्री करेंगे कि शिलान्यास जो है राजीव गांधी जी ने करवाया था। राजीव गांधी जी ने जो है वीएचपी को परमिशन दी, जिसके बाद में शिलान्यास हुआ। उसके बाद में राजीव गांधी जी ने 1949 के चुनाव के अंदर भी ये बात, ये प्रॉमिस रखा था कि राम मंदिर बनाया जाएगा अयोध्या। मुद्दा केवल ये था कि हम नहीं चाहते थे कि ये भव्य राम मंदिर का निर्माण नफरत की बुनियाद पर हो, नहीं चाहते थे कि भाई भाई आपस में लड़े, किसी प्रकार की हिंसा हो। हम चाहते थे कि वो भाईचारा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, भारत की जिसको माना जाता है कि जिसने लोगों को लोकतंत्र सिखाया है, उसे उसकी पराकाष्ठा, उसकी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए जिस समय आप अगर दावा करते हैं कि भाई हमने दरवाजा खुलवाया, शिलान्यास करवाया, तो उस समय भी तो स्थिति वही थी ना, अगर आपका ये दावा सही माना जाए तो। धनंजय जी, आप जवाब देना चाहते थे, आप दीजिए। एक लाइन बोल लीजिए, फिर धनंजय जी पहले उनको एक लाइन बोल लेना। देखिए, 1992 में स्थिति बदली है। अच्छा, 1992 के वक्त नहीं, 1980 के वक्त जब हमने ये दावा किया था, स्थिति बहुत अलग थी। फिर तो 1992 के बाद में जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हुआ, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे देखिए, राजनीतिकरण तो लोग उस समय से भी मानते हैं जिस समय से मूर्तियां वहां पाई गई थी, ठीक है। इसको ये फिर आप जितना पीछे ले जाएंगे तो वो फिर एक बहस का एक अलग बिंदु हो जाएगा। धनंजय जी, जवाब दीजिए। नहीं, सब लोग लालचंद जी जानते हैं कि ताला कोर्ट के आदेश से खुला, वहां पर जो हुआ बीएचपी ने करवाया शिला चबूतरे का निर्माण। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस गुणे गणित में फंसी रही कि फायदा किधर मिलेगा। इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की लगातार कोशिशें होती रही, आप देखे होंगे इस देश में। तो आपने कभी कांग्रेस के मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस के जो दो भाई बहन है, कभी रक्षाबंधन मनाते हुए आपने नहीं देखा होगा, या कोई और त्योहार मनाते हुए, हिंदू त्योहार मनाते हुए नहीं देखा होगा। और खुद ही जाकर के जब सोमनाथ के मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर साइन करते हैं, कांग्रेस को लगता है कि डैमेज हो गया, तो वैष्णो देवी में जाकर के अपना गोत्र बताने लगते हैं। अरे धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब बता रहे हो गोत्र। दादा लेटे सिमेट्री में, कब्र में ही इलाहाबाद में, और जनेऊ पहन रहा है पौत्र, और कोट के ऊपर से जनेऊ पहन रहे हो। भाई ये सब विदंटावाद, ये सब नहीं चलेगा। इस देश का आम जनमानस है, जागृत हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। आप देखिए कल कैसे दिवाली मनी है, हिंदू जनमन पर, हिंदू के आस्था पर, इस देश के सनातनी समाज के मन में जो 500 वर्षों का अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे को दिवाली की रोशनी ने, जगमग दीपों ने उसको प्रस्फुटित हुआ है, उजागर किया है। और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे छूट गया है। ठीक है, चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल सर, आप रहिएगा, क्योंकि एक सवाल कांग्रेस पर एक और सवाल उठा है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी जुड़ने के लिए, लोकेश जी आपका जुड़ने के लिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कांग्रेस ने जो एक सवाल फिर से खड़ा किया है, विवाद खड़ा करने की कोशिश ईवीएम पर की है, इस पर करेंगे बात। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी।
आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी! जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और आज का एक और बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। तो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की एक बार फिर से ईवीएम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश। ये सैम पित्रोदा ने ये मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी के काफी करीबी हैं सैम पित्रोदा, जिन्होंने ईवीएम का ये मुद्दा उठा दिया है। तो राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ईवीएम मुद्दे पर वर्चुअल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग के साथ ही देश की जो सर्वोच्च अदालत है, उसमें भी कई बार इस पर विचार हो चुका है, और कई बार ईवीएम के मुद्दों को लोगों ने अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर उठाया। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले को हैक करने की खुली चुनौती दी थी, लेकिन उस चुनौती को उस समय किसी ने स्वीकार नहीं किया था। तो फिर सवाल यह है कि ईवीएम के मुद्दे को पुनर्जीवित करने का क्या ये कांग्रेस का एक और हताश प्रयास है? क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा करके? कांग्रेस अनावश्यक रूप से मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करके राहुल गांधी की यात्रा से लोगों की बेरुखी से ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है क्या? ये सवाल तो उठता है। सीधे जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर, बात फिर वही, हम सब जानते हैं कि किस तरह चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट तक ने समय समय पर सुनवाई की है, जो वीवीपैट है उसकी व्यवस्था दी है, वीवीपैट कितने गिने जाएं उस पर भी सुनवाई चल रही है। लेकिन जब सैम पित्रोदा जो कहते थे कि हुआ तो हुआ, और जिन्होंने मंदिर पर विवादित बयान हाल में दिया था, वो अब इस पर कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। क्या कोशिश है रामकृपाल सर? लालचंद जी, अभी अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिंदल साहब जी गए। अब टॉपिक आ गया है ईवीएम का, लेकिन प्रश्न ऐसा है कि मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस के साथ जो गलती कांग्रेस बार बार करती है जी। गिना रहे थे कि राम मंदिर में क्या भूमिका थी, तो मैं बताऊं, कांग्रेस ने सबसे पहले ताला खुलवाया, कांग्रेस ने ही शिलान्यास करवाया तिवारी जी और बूटा सिंह को भेज करके। कांग्रेस और राजीव गांधी 89 में अयोध्या गए और उन्होंने कहा कि हम राम राज्य लाएंगे, ये भी कहा जी। ऐसे ही सैम पित्रोदा जो हैं, ये राजीव गांधी के साथी थे। हाँ, आपको याद आजकल राहुल गांधी के। हाँ, आजकल याद होगा कि कॉल सेंटर्स और तमाम संचार में तकनीक को लाने वाला जनक कहा जाता है सैम पित्रोदा को। जब कंप्यूटर क्रांति हुई थी तो राजीव गांधी के साथ सैम पित्रोदा ही ब्रेन थे, याद कीजिए। और आज जब उसका एक सबसे विकसित रूप ईवीएम आया, जब उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसका श्रेय खुद राजीव बहुत गांधी अच्छा आपने जोड़ा है। हाँ। तो आज वही कांग्रेस जैसे राम मंदिर पर पलट करके जब मौका आया उसमें शामिल होने का, तो असम चले गए राहुल जी। ऐसे ही सैम पित्रोदा, जिनको ये श्रेय लेना चाहिए था कि संचार में क्रांति लाने वाले डिजिटल टेक्नोलॉजी, श्रेय लेने के बजाय सवाल उठा रहे हैं। हम इसको आज कोई सवाल उठा रहे हैं। एक और आपसे संक्षिप्त जवाब एक और चाहूंगा जरूर चलते चलते, कि ये बताइए कि ये जो ईवीएम पर सवाल उठता है, जहां जीता वहां ठीक, जहां हारा वहां ईवीएम पर सवाल उठा दिया। भैया ऐसे 1 दर्जन राज्य होंगे जहां पर कि विपक्ष की सरकारें हैं, तो क्या लगता नहीं है कि ये सवाल अब आम लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि उनमें रोष पैदा करती है, वो ये सवाल अब सुनना नहीं चाहते ईवीएम पर? सवाल इस बात का है कि क्या ये ईवीएम मोदी के आने के बाद शुरू हुई है? पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो भी है, इलेक्शन कमीशन हमारा है, इतना सब कुछ हुआ है, चैलेंज दिया गया, सारी पार्टियां गई, सारी पार्टियों के प्रतिनिधि वहां रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कोई खोट नहीं पाई है,
जब सारी चीजें हो गई हैं, जी, मैं बार बार वही कहता हूँ, बेमानी सवाल है। हाँ, आज की तारीख में क्या होता है कि आप अपने ही किए धरे को उस पर पलट जा रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए समय की कमी है फिलहाल। सवाल हो चाहे ईवीएम का सवाल हो, जी, दोनों आप देखिए इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, ठीक है, पूरी तरह से, और आप अचानक पलट जाते हैं। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जिंदगी में रोशनी से जुड़ी है, विरासत के साथ विकास से जुड़ी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर लौटने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा। क्या है ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर लगेगा रूफटॉप सोलर, और इससे क्या होगा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली बिल तो कम होंगे ही, देश आत्मनिर्भर भी बनेगा स्वच्छ ऊर्जा के मामले में। तो इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे, और इसको लेकर पीएम मोदी ने एक बैठक की अध्यक्षता भी कर ली। अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान करने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत भी विकास भी की संकल्पना के मुताबिक ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। तो अयोध्या धाम में श्री रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप और ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। और इस खबर पर और चर्चा करने के लिए जोड़ते हैं मेघना से। हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ चुके हैं। मेघना, प्रधानमंत्री ने अयोध्या से आते ही तुरंत इसको शुरू किया, जो प्रधानमंत्री का एक संदेश रहता है, विरासत भी विकास भी। हाँ, विरासत के साथ विकास, ये योजना अपने आप में उसका एक गजब का बेजोड़ नमूना कहा जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लालचंद्र आपने उस पोस्ट को पढ़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं उसे दोहराना चाहूंगी। जब उन्होंने लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण जो हैं वो सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहें, तो ये सूर्यवंशी भगवान श्री राम के लिए या उनसे प्रेरित होकर जिस किस्म की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की, जो पहला निर्णय उन्होंने लिया प्राण प्रतिष्ठा समारोह से वापस आने के बाद, उसमें बेशक एक बहुत अहम कनेक्शन है। जब हम बात करते हैं सोलर रूफटॉप एनर्जी की, तो देखिए सोलर रूफटॉप का जो एक तरीके से हम देखें तो जो कार्यक्रम है वो 2014 से चल रहा है। कई मेगावाट, अब उसमें हम देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र लीडिंग प्लेयर्स हैं जब हम सोलर रूफटॉप की बात करते हैं, और खासकर हाउस होल्ड की बात करते हैं। अब हाउस होल्ड, इसमें यहाँ पे हमें ये समझना होगा, हाउस होल्ड एक अलग एस्पेक्ट है सोलर रूफटॉप का, और बिजनेस, कमर्शियल्स और जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पार्क्स बन रहे हैं वो एक अलग एस्पेक्ट है। और वहां से अब ये घरों पर इंडिविजुअल के में सोलर रूफटॉप की इंडिविजुअल के घरों पर अब लगाया जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि इससे
डबल फायदा। तो उससे अब हो सकता है होगा कि बिल्कुल आत्मनिर्भर भी बनेंगे, बिल्कुल डबल फायदा है, आत्मनिर्भर भी बनेंगे और उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी जनरेट होगी, अगर आपने सोलर रूफटॉप लगाया, अगर समझ लीजिए 1 किलोवाट के आसपास का से शुरुआत करते हैं, 1 किलोवाट का आपने रूफटॉप पैनल लगाया, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी, अगर आपने किफायती तरीके से उसे इस्तेमाल किया, तो जो एक्सेस एनर्जी जो सोलर रूफटॉप से जनरेट हुई है उसे आप बेच भी सकते हैं, तो उससे भी आपकी इनकम, तो डबल फायदा है। ना केवल आप अपने बिजली का बिल बचा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि उसे बेचकर आप पैसे भी कमा रहे हैं। तो बेशक 1 करोड़ फैमिलीज तक ये जब जाएगा तो बहुत अहम होगा। और एक रिपोर्ट यहाँ पर बताना चाहूंगी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने कहा है कि अगले 30 साल में भारत की एनर्जी की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में काफी अगर हम देखें तो लॉन्ग साइटेडनेस है इस योजना को अभी लॉन्च, अभी इसकी घोषणा करने की। बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार। समाज की